कार्ल ने एम्पैथी के हवाले से भी डिस्कस किया। एम्पैथी क्या होती है? इट रेफर्स टू सेंसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इमोशन ऑफ अदर। अब यहाँ पर किसी दूसरे के जो इमोशंस होते हैं उनको सेंस करना, उसमें बाकायदा पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने से मुराद है कि समझना कि इस वक्त एक पर्सन जो है वो सैड फील कर रहा है। तो सैडनेस क्या होती है? आपको दूसरे की तकलीफ उसी वक्त समझ आती है जब आप उसको अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, जब आप उसके जज्बात को अपने जज्बात समझते हैं, तभी आप उस चीज को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है इमोशंस में इस तरीके से कि आप उसके इमोशंस को अपने इमोशंस समझकर फील करेंगे, उसको सेंसिंग जो है उस हवाले से आपकी होगी, स्ट्रांग होगी। Empathy means turning into and sensing the client's private world as accurately as possible as if it were one's own private world. अब empathy में क्या है कि turning in, कि आप एक पर्सन की जो प्राइवेट वर्ल्ड है, प्राइवेट वर्ल्ड क्या होगी? उसकी जो इनर वर्ल्ड है, उसका इंटरनल जो है उसका एनवायरमेंट है। एक आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है और एक आपका इंटरनल होता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके दिल और दिमाग में क्या हो रहा है, आपका दिल क्या महसूस कर रहा है, ये बेसिकली प्राइवेट वर्ल्ड होती है जो इतनी इजीली जो है वो नहीं होती, ऑब्वियस नहीं होती और ना ही इजीली कोई इसको ऑब्जर्व कर सकता है। उस प्राइवेट वर्ल्ड को समझना और उसमें अंदर जाकर उस चीज को महसूस करना जो क्लाइंट महसूस कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेटली करने की कोशिश करना, ऐसे जैसे वो आपकी अपनी प्राइवेट वर्ल्ड है, आपकी अपनी दुनिया है। यानी आप एक पेशेंट जो फील कर रहा है, आप उसको ऐसे समझेंगे एज इफ कि वो आपका अपना मसला है, आपकी अपनी दुनिया, वो आपकी बात हो। द एज इफ इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे एज इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका मसला, जैसे आप सैड फील कर, जैसे आप परेशान, जैसे आप खुश हैं, तो यहाँ पर आप उसको पेशेंट की जगह अपने आप को रखकर देखेंगे, महसूस करेंगे कि मेरा पेशेंट जो है वो क्या फील कर रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो क्या सोच रहा है। इसी तरह आपको पेशेंट की ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इन सिंपैथी पर्सन फील्स सोरो रिगार्डिंग समवन एल्स मिसफॉर्चून, बट इन एम्पैथी वन एक्सपीरियंसेस द इमोशन, आइडियाज और ओपिनियंस ऑफ दैट पर्सन। अब एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है। अब सिंपैथी में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे की को तकलीफ में देखकर दुखी होता है, उसको मतलब एक होता है कि सामने वाले को देखकर अच्छा महसूस नहीं होता। कि जैसे अमूमन आप जो है आप डेली लाइफ में भी एक दूसरे के साथ आप सिंपैथी शो करते होंगे। जब कभी आपको किसी के हवाले से पता चलता होगा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, समथिंग दैट हैपन टू दैट योर क्लोज रिलेटिव या जो भी है आपके मोहल्ले में या कोई भी, तो आप तक जब वो न्यूज आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ देखिए उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये तो एक हमदर्दी वाली चीज हो गई। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है कि सामने वाले के जज्बात को एक्सपीरियंस करना, वो सैड फील कर रहा है, वो खुश है या वो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम उसके साथ हो रहा है या जो बैड एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ है उसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। अब उसकी डिस्टर्बेंस को एक्सपीरियंस करना कब करेंगे? जब आप बिल्कुल ये समझेंगे कि इस पर्सन का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। तो बहुत डीप लेवल पर जाकर उसको अंडरस्टैंड करना, उसके आइडियाज, ओपिनियन, मतलब वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है उस वक्त करंटली जब वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप उसके इमोशंस को उसके साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ताकि आप पेशेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो ये एम्पैथी होती है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। फिर एक और इसमें इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिज्मिक ग्रोथ। द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज व्यूड एज अ टोटल बीइंग whose physical, psychological and spiritual aspects cannot be separated except by artificial means. अब organism basically that is related to living being, मतलब एक जिंदगी से, लाइफ से रिलेटेड बात हो रही है कि ह्यूमन बीइंग है, एक जो है वो लिविंग बीइंग है और एक जिंदा इंसान, मतलब एक है जीता जागता एक इंसान है। जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको देखते हैं, तो आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में नहीं देखते हैं, उस पूरे इंसान के डिफरेंट जो है वो आपको एस्पेक्ट नजर आएंगे। यानी उसकी फिजिकल स्टेटस है उसका, फिर उसका एक साइकोलॉजिकल स्टेटस है, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ है या एक डोमेन है डिफरेंट के, और भी इसी तरह सोशल भी हो जाते हैं। तो जब आप एक पर्सन को देखते हैं तो उसकी फिजिकल एस्पेक्ट, उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और इसके अलावा कुछ और है, तो उन सबको आप इंटीग्रेट करके, ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। ये नहीं कर सकते कि आप एक फिजिकल एस्पेक्ट को अलग कर दें
और उसके जो भी उसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको अलग करके देखें और स्पिरिचुअलिटी को अलग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, आपने उसको मिलाकर देखना होता है। और एक इंसान को पूरा टोटल आपके सामने एक इंसान होता है, एक मुकम्मल इंसान इसी तरह होता है कि जब आप उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइज करके एज ए होल उसको दिखाएं। तो यहाँ पर एक इंसान को समझने के लिए उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को आप उस तरह नहीं कर सकते। कोई आर्टिफिशियल कोई ऐसा होगा जिसके जरिए शायद आप कुछ कर लें, लेकिन एक इंसान के साथ, एक जीते जागते इंसान के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता और ना ही करना चाहिए। अगर आपका पर्पस जो है एक इंसान को अंडरस्टैंड करना है, उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, इट मीन्स इट इज अ पर्सन हु इज प्लेस्ड फर्स्ट। तो इसका मतलब यह है कि एक इंसान जो है उसको पहले अहमियत दी जाती है, उसकी जगह पहले, सबसे ऊपर इंसान, बाकी सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। ये आपके सामने आपके जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उनमें सबसे पहले वो पर्सन है जो आपके सामने मौजूद है। और यही हमें डेली लाइफ में भी करना चाहिए कि हमारे लिए वो जो एक इंसान हमारे सामने मौजूद है उसकी अहमियत होनी चाहिए, उसकी अहमियत सबसे पहले है, वो सबसे बाकी चीजें सेकेंडरी होती चली जाती है, लेकिन एक इंसान जो है उसकी अहमियत सबसे पहले। इंडिविजुअल have within themselves vast resources for self-understanding and for altering their self-concept, basic attitudes and self-directed behavior. अब जो लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जिनके जरिए वो अपने आप को समझ। अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दी होती हैं। हाँ, अगर कोई इनबॉर्न कोई स्पेशल चाइल्ड है जिसका IQ भी कम है या जिसकी जो आप समझ रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो सब इंसानों को अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती हैं। हाँ, ये होता है कोई बहुत सुपीरियर रेंज में होता है, इंटेलिजेंट है तो सुपीरियर रेंज में, कुछ एवरेज में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसको समझ के लिए अल्लाह ने रिसोर्सेज ना दिए हों। अगर हम उन केसेस को साइड पे रख लें जो इनबॉर्न जो है, मेंटली रिटार्डेड हैं या स्पेशल हैं, उनको अगर अलग रख, तो अगर हम आम लोगों को देखें तो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, यानी उनको अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी होती है, वो सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते, क्रिएटिविटी होती है, इंटेलिजेंट जो है वो होते हैं, उनके अंदर वो है। इसी तरह शख्सियत में और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज में आपके इर्द गिर्द भी ऐसे होते हैं, आपके पास फैसिलिटीज होती हैं या लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते रहते हैं, हेल्प भी करते रहते हैं, जिनसे आप अपने आप को समझते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ आपके अपने पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो रिसोर्सेज होते हैं जिनके जरिए पर्सन जो है खुद को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसकी अगर कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट है और अगर उसमें कहीं एरर है, कोई गलती है, तो उसको ऑल्टर कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है, अपने आप को अमेंड कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो बस एक चीज हो गई तो हो गई। वो अगर रियलाइज कर रहा है कि ये खराबी मेरे साथ मौजूद है, मेरे एटीट्यूड में ये खराबी है, या मैंने अब तक खुद को डायरेक्ट सही नहीं किया, या मेरा ये बिहेवियर सही नहीं है, मुझे इस तरह बिहेव करना है, या मैंने अब तक गलत डिसीजन लिए हैं, तो वो अपनी इस्लाह कर सकता है, खुद को डायरेक्ट कर सकता है, अपने एटीट्यूड में चेंजेस ला सकता है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी चेंजेस ला सकता है, ताकि वो एक फुली फंक्शनिंग पर्सन जो है वो बन सके और अपने आप को एक बेहतर इंसान साबित कर सके। बेहतर वो इंसान को जो जिंदगी को जीना जानता है, जो जिंदगी को समझता है, जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट है। अब चाहे वो बहुत एजुकेटेड है या नहीं है, चाहे वो घर के अंदर रहता है, घर से बाहर निकलता है, लेकिन अगर फैमिली में भी कुछ इश्यूज हैं तो उन इश्यूज को भी वो समझता है और रिजॉल्व करने के काबिल है, और घर के बाहर भी है तो वहां भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका। In 1951, Rogers first briefly put forward his characteristics of the altered personality. Then he enlarged on the concept of fully functioning person in an unpublished paper. अब 1951 में रोजर जो थे, पहले उन्होंने ब्रीफली बताया कि एक ऑल्टर्ड पर्सनालिटी क्या होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होती हैं। इसके बाद उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिस्क्राइब करके डिटेल में इसे फुली फंक्शनिंग पर्सन के तौर पे लिया, कि जो इस कॉन्सेप्ट को बाकायदा डिस्क्राइब किया कि ये फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है। In 1959, his theory of healthy personality was expounded in the Koch series and he returned to his topic frequently during the early 1960. अब 1960 में, इससे पहले जो था वो कोक सीरीज में ये इनकी हेल्थी पर्सनालिटी के हवाले से एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंटली 1960 में इन्होंने फ्रीक्वेंटली जो है वो इस हवाले से बात। Somewhat later he described both the world of tomorrow and the person of tomorrow. अब कुछ टाइम के बाद इन्होंने कल की दुनिया, आने वाली दुनिया के हवाले से बात की कि वर्ल्ड ऑफ टुमारो, कल क्या होगा, और पर्सन ऑफ टुमारो, अब कल
आने वाला, या आप इसको इस तरह समझ लें कि पर्सन कैसा होगा जो कल कैसा हो सकता है। जैसे पर्सन आपके सामने है तो फ्यूचर में कैसा होगा। टुमारो की बात हो रही है तो फ्यूचर की बात हो रही है, दुनिया की बात हो, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में एक पर्सन जो है वो किस तरह हो सकता है, वो किस तरह बिहेव करेगा। यानी फ्यूचर में आप देख लें कि अगर सुबह में हूं तो शाम को मैं किस तरह करूंगी, मैं कल अगली सुबह किस तरह करूंगी, वेरी नेक्स्ट डे कैसे बिहेव करूंगी, फिर 2 दिन के बाद कैसे बिहेव करूंगी, किस तरह की होंगी, मेरे अंदर दिन ब दिन क्या चेंजेस आ रही हैं। इसे रोजर ने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि पर्सन किस तरह हो सकता है। फर्स्ट, साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल वुड बी मोर एडेप्टेबल। अब यह यहाँ पर जिसकी फुली फंक्शनिंग पर्सन की बात हो रही है, जिस साइकोलॉजिकली उस हेल्दी पर्सन की बात हो रही है, उनका ये बताया कि एक तो उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप होगी कि वो एडेप्टेबल होंगे। यानी अगर उन्हें कल किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा एंड दैट इज अ नोवेल सिचुएशन, तो वो उस सिचुएशन से अडेप्ट करेंगे। वो एनवायरमेंट जैसे चेंज होता है तो उसके साथ खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अडेप्ट करते हैं। और ये एक इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, उसकी खूबी होती है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट करता है, हालात के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया का रंग अपने ऊपर चढ़ा लें और आपकी अपनी आइडेंटिटी जो है उसमें बिल्कुल जम हो जाए, फ्यूज हो जाए और आपको कुछ पता ना हो कि आप कौन है, जो जिस रास्ते पे लेके जा रहा है उधर जा रहे हैं। ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि एक साइकोलॉजिकल जो हेल्थी पर्सन होगा, जब कभी उस वक्त नई सिचुएशन होगी तो उसके साथ अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, एनवायरमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। Second, persons of tomorrow would be open to their experiences, accurately symbolizing them in awareness rather than denying or distorting them. अब जो इनकी दूसरी क्वालिटी होती है पर्सन ऑफ टुमारो की, उसमें क्या होगा, क्योंकि ये सीखने के लिए तैयार होते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, हर चीज सीखने के लिए तैयार होते हैं, लर्न करते हैं, जानते हैं, अपने आप को भी जानने की कोशिश करते हैं, दुनिया को भी जानने की कोशिश करते हैं और अपने आप को देखते रहते हैं कि कहाँ हम अपने आप को सही कर सकते हैं। तो ये अवेयर होते चले जाते हैं एनवायरमेंट से, और इनके अंदर डिनाइल या नई चीजें नहीं होंगी कि किसी चीज से डिनाई कर दें या इनकी डिस्टॉर्टेड कोई थिंकिंग है और उसकी कोई चीज है, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसके होने को जो है उससे इनकार कर रहे हैं, उसको फेस नहीं कर रहे सिचुएशन को। ऐसा नहीं होगा, अवेयर होते जाएंगे और सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। A third characteristic of persons of tomorrow would be a tendency to live fully in the moment. अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लोगों की कि ये ऐसे लोग जो होते हैं वो हर लम्हा जीने की कोशिश करते हैं। ये लोग मसाइल को सर पर सवार करके हाथ पांव जोड़ के नहीं बैठते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि ठीक है, हालात जैसे भी हमने जीना है। आप ये समझ लें कि जैसे एक जिंदा दिल इंसान होता है, ठीक है, मसाइल चल रहे हैं दुनिया में, मसाइल से कोप अप करता रहता है, लेकिन हर लम्हे वो चीजों से बेनिफिट लेता है और कहता है कि ठीक है, हालात जैसे भी हैं, खुश होने की कोशिश करता है, हर वक्त अपने आप को रखता है कि जैसे भी हालात है मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे बेकार नहीं होना और मुझे उससे मुतमईन रहना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। Fourth, person of tomorrow would remain confident of their own ability to experience harmonious relationship with others. अब इनकी जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनकी क्वालिटी होती है, ये कॉन्फिडेंट होते हैं। ये अपने हवाले से इनको जो भी इनकी एबिलिटीज हैं, पोटेंशियल्स हैं, जो भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं या जिन्होंने एनवायरनमेंट में पॉलिश की है, अपनी कोशिश से अपने उन्हें स्किल्स को पॉलिश किया है, ये उस हवाले से कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब उनको अपने आप पे भरोसा होता है और इनको ये होता है कि हाँ, हम लोगों से रिलेट कर लेंगे, हार्मोनियस रिलेशनशिप हमारा होगा, एक बैलेंस के साथ चीजें चलेंगी और हम उस तरह रिलेशनशिप में सब इंस्टेबिलिटी हमारे रिलेशनशिप में नहीं होगी। इनको इस हवाले से होता है और ये कोशिश करते हैं और ये इस चीज को एक्सपीरियंस भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने जात के हवाले से एतमाद है, इनको अपनी जात की पहचान होती है, सेल्फ आइडेंटिटी इनकी होती है स्ट्रॉन्ग और इनको पता होता है हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके रिलेशनशिप लोगों के साथ जो है वो स्टेबल रहते हैं। Fifth, persons of tomorrow would be more integrated, more whole, with no artificial boundary between conscious processes and unconscious one. अब ये जो पर्सन ऑफ टुमारो, कल का जो इंसान है, इसमें एक और खूबी होगी कि ये इंटीग्रेटेड है, मतलब इनकी बिखरी हुई चीज की शख्सियत बिखरी हुई नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जब आप एज ए होल देते हैं लोगों को तो आप उसमें क्या देखते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट, उसकी स्पिरिचुअल, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इन सबको इंटीग्रेट करके आप उसको देखते हैं, ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। तो इसी तरह
ये पर्सन्स ऑफ टुमारो जो है इनके अंदर वो होगा, इंटीग्रेटेड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, इनकी शक्ल बिखरी नहीं होगी, इनको पता होगा, इनको अपने ऊपर कंट्रोल होगा, और इनके कॉन्शियस प्रोसेस किस तरह चल रहा है और अनकॉन्शियस में क्या है, इसके दरमियान कोई आर्टिफिशियल बाउंड्री नहीं होगी कि जानबूझकर कोई फेक चीज है या जिसको इन्होंने बड़ा वो किया हुआ है समझते होंगे। ये अपने ठीक अनकॉन्शियस आपका वो पार्ट है जिससे आप अवेयर नहीं होते, लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल आप अपने उस कॉन्शियस अनकॉन्शियस को आप एक्सप्लोर तो करते हैं, डिस्कवर तो करते हैं। अगर वहां कोई चीज हिडन है तो आप उसको ठीक करते हैं, सरफेस पे लेके आते हैं और उसका रेजोल्यूशन जो है वो आप उसको देखते हैं किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीजें भी एक हेल्दी पर्सन की एक होती है कि एक निशानी होती है, एक इंडिकेशन होती है कि वो अपने आप प्रॉब्लम्स को जो उससे अवेयर नहीं भी उसको भी जानने की कोशिश करता है। तो कॉन्शियस पे भी जो कुछ हो रहा है अनकॉन्शियस में है तो उसको कोई आर्टिफिशियल बाउंड्री के जरिए नहीं करेगा, बल्कि उसका बाकायदा एक तरीके से उसका सोल्यूशन निकालेगा अगर वहां कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंस है। इसीलिए ये लोग जो हैं बड़े इंटीग्रेटेड होंगे कार्ल रोजर की नजर में। 6 persons of tomorrow would have a basic trust of human nature। अब इनके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है, इनको पता होता है लोगों के हवाले से कि हमने लोगों से रिलेट करना है, लोगों को किस तरह समझना है और लोगों से रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं। अपने सराउंडिंग में भी ये लोगों को प्रॉपर तरीके से डील करते हैं। तो इनका ह्यूमन नेचर के हवाले से एक ट्रस्ट वाली चीज होती है, मतलब एक सस्पिशन टाइप की चीजें नहीं होती। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि देखते हैं, मौका देते हैं दूसरों को और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भी स्पेस देते हैं, दूसरों को भी इतना वो देते हैं मौका कि वो भी समझ सके और उनके साथ बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। 7, because person of tomorrow are open to all their experiences, they would enjoy a greater richness in life than do other people। अब चूंकि ये एक्सपीरियंस करते हैं ना चीजों को, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि हर चीज एक्सपेरिमेंट करके आप सीख रहे हैं। हम लाइफ में बहुत सारी चीजें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम ऑब्जर्व करके भी सीख रहे होते हैं। हमने किसी को ऑब्जर्व किया और हमने उससे अच्छी चीज सीखी, और अगर हमने किसी को गलत करते देखा तो उसमें से हमने देखा कि ये चीज कैसे डेंजरस हो सकती है। तो लर्निंग तो डिफरेंट एंगल से होती है कि आपका कोई एक स्टाइल नहीं होता, आपके पास डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि ये जो है चूंकि ये एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, एक्सपीरियंस इस सेंस में करते हैं कि ये जानते हैं, जानना चाहते हैं कि इनके अपने लिए क्या सही है, क्या दूसरों के लिए सही है, किस तरह के डिसीजन इनके लिए बेहतर हो सकते हैं, किस तरह के डिसीजन इनके लिए डेंजरस हो सकते हैं, कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके राइट्स क्या हैं, इन्हें क्या महसूस होता है, इनके इमोशंस कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, इनकी फीलिंग्स कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, ये कहाँ पॉजिटिव सोच रहे हैं, कहाँ नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस ही होते हैं बेसिकली जो आप डेली लाइफ में आप कर रहे होते हैं। चूंकि ये अपने आप को ओपन रखते हैं, ये अपने आप को ये डिनाइल फेस में नहीं है, ये डिफेंसिव नहीं होते हैं, ये सीखना चाहते हैं, ये लर्न करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, ये अपने हवाले से भी दुनिया के हवाले से भी, तो हर तरह के एक्सपीरियंस को सीखने के लिए ये रेडी रहते हैं, इनकी विलिंगनेस होती है। इसीलिए ये लाइफ को उस तरह एंजॉय करते हैं जैसे दूसरे लोग नहीं करते। हालांकि हमें यहाँ पे हैरत यकीनन हो रही होगी आपको भी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं करते सेल्फ एनालिसिस, लेकिन वो फिर भी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी, लेकिन देखिए एक जिंदगी को गुजारना अपनी, ठीक है पैसा भी है, लग्जरियस लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी को उस तरह का एनालाइज आप उस तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। आप अपनी वीकनेसेस को दूर नहीं कर पा रहे हैं, आप एक स्टेबल इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पता चलता है आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, ऐसा बंदा किसी प्रॉब्लम में होगा, वो कोई गलत बात कहता है, कोई किसी को हर्ट कर देता है या उसका एटीट्यूड ठीक नहीं होता, वो चीज तो सब ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो स्टेबल साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन होता है, फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है, वो भी सब लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फर्क होता है दोनों में। अब इनकी जो एंजॉयमेंट इस तरह होती है कि अगर लाइफ है तो लाइफ में जो कुछ है उससे ये सेटिस्फाइड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रगल नहीं करते, या पर्सन ऑफ टुमारो जो है किसी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं करेगा, फर्दर तरक्की नहीं करेगा, या बस जो है अवेलेबल उसके लिए रहता है, ऐसा नहीं होता। जो जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं उनसे उनको अवेल करना और बेनिफिट लेना, ये सबका राइट होता है और करना चाहिए। कि अगर आप हैं आज आप बीएस कर रहे हैं, कल आपको मौका मिलता है आपको जॉब करने का, आपको आपकी फैमिली भी आपके साथ है, सब कुछ है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को मजीद एक कॉम्पिटेंट पर्सन साबित करना चाहते हैं, अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो जरूर करें, इसमें कोई वो नहीं है कि जो कुछ है बस उसको लेके बैठे। लेकिन जिस तरह जो कुछ इनको अवेलेबल होता है ये उसी के साथ खुश रहते हैं, जिंदगी को उसके साथ सेटिस्फेक्शन शो करते हैं और कोशिश करते हैं कि
जो कुछ भी हमें अवेलेबल है या जो कुछ भी हम इस वक्त हमें मैसर है, हमें मिल रहा है, हम उसके साथ अपनी जिंदगी को जिए और आगे बढ़ते जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको सर पे सवार ना करें। तो ये बड़ी अपनी उसमें रहते हैं। और फिर इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंजॉयमेंट से ही रिलेटेड के फियर नहीं है, खौफ नहीं पाला हुआ था अपने ऊपर, हर वक्त परेशान नहीं रहते कि अच्छा ये चीज नहीं होगी तो क्या करूंगी। और ऐसे लोग जो फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है तो उसके पास आज अगर कोई एक फैसिलिटी है और कल वो फैसिलिटी नहीं है तो उसके बगैर भी वो जिंदा रहना जानता है। वो जिंदगी को जो है वो जिएगा, आगे बढ़ेगा, एंजॉय करने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास 3 जोड़े हैं, 3-4 जोड़े हैं तो वो उसके साथ भी एक तसल्लीबख्श जिंदगी गुजारेगा। और अगर उसके पास 10 है तो भी वो करेगा। तो वो हर तरह के हालात में जिंदगी जो है वो सही मानों में अपनी जिंदगी को जीते हैं, जिस तरह जिंदगी की इन्हें फिलॉसफी का पता होता है, समझ होती है। तो पर्सन ऑफ टुमारो जो है वो चीजों के खौफ या कोई इनके अंदर क्रेविंग नहीं होती किसी चीज को कि हम स्टोर करें और हमें ये होगा तो हम खुश रहेंगे। बहुत सारे लोग जिंदगी के साथ कंडीशन करते हैं, ये होगा तो बंदा खुश रहता है, ये हो तो सुकून होता है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं पर्सन ऑफ टुमारो, जिनकी कार्ल रोजर ने बात की, जिन्हें आप फुली फंक्शनिंग पर्सन भी कह सकते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कंडीशन नहीं करते अपनी लाइफ को। ठीक है, आज है, आपके पास है, आप उसे यूज करें, आप अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जो कुछ आपको मिलता जाता है, उससे मौके मिल रहे हैं, उनको आप अवेल करें और उनसे पूरा फायदा हो। अभी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ डिड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस कार्ल रोजर्स एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग पर्सनालिटी थ्योरी? अब जब वो पर्सनालिटी थ्योरी कार्ल रोजर डेवलप कर रहे थे, उस वक्त ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी थी उसका क्या रोल था और किस तरह उस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने कार्ल रोजर को इन्फ्लुएंस किया? आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है फाइंड आउट कीजिएगा